Alright, welcome back in our third Zoom session. And we were talking about changing HR environment, in which we discussed globalization, technological advances, the nature of work, and the workforce demographics. Now we are moving towards measuring HR's contribution. When we talk about HR's contribution, we also need to think about the link of HR with the strategy, because strategy is the how part of the management functions, that how organization is going to achieve its objectives. And the answer is the keyword strategy. And HR department is having a very close link with the top management in the formulation and development of strategies. Therefore, HR का contribution strategy की discussion के बगैर अधूरा है. हमारे पास एक पूरी subject specialization evolve हो जाती है HR से related, and that subject specialization is known as SHRM, Strategic Human Resource Management, जिसमें कि हम HR के contribution को strategic context में वो देखते हैं और talent acquisition, talent retention, cost reduction, इन objectives को achieve करने की कोशिश करते हैं. और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होंगे, उस मकसद के लिए एचआर के जो लोग हैं, द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द एचआर वुड बी एक्टिंग लाइक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स विद द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसी स्ट्रेटेजिक रोल में हम ह्यूमन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कॉस्ट कंसीडर करने की बजाय हम उसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में वो कैलकुलेट करते हैं. सो इन तमाम एस्पेक्ट्स को अब हम शुरू करते हैं अपनी इस स्लाइड डिस्कशन के साथ. सबसे पहले स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन देखिएगा कि द कंपनीज लॉन्ग टर्म प्लान फॉर हाउ इट विल बैलेंस इट्स इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस विद इट्स एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स to maintain a competitive advantage. ठीक है, आप लोगों ने मैनेजमेंट के कोर्स में SWOT एनालिसिस के बारे में सुना होगा. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड होती हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के साथ वो बैलेंस कर पाएं. और अगर हम इस बैलेंस को मेंटेन कर पाएं तो हमें अपने कंपेटिटिव एडवांटेज को मेंटेन करने की वो सहूलत मिल जाएगी. अब कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है, इस लिंक को समझने के लिए याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो बेशुमार हो सकती हैं. उसमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो सकती है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ हो सकती है, उसमें प्लांट एंड इक्विपमेंट की स्ट्रेंथ हो सकती है, उसमें डिपार्टमेंटल स्ट्रेंथ हो सकती हैं. सो उन तमाम स्ट्रेंथ्स में से जो सबसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रेंथ होगी उसको कहते हैं कोर कंपिटेंसी. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी तमाम स्ट्रेंथ्स में से जो सबसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रेंथ होगी उसको हम कहते हैं कोर कंपिटेंसी. और अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की कोर कंपिटेंसी को मार्केट में दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं उनके साथ कंपेयर करें और हमें पता ये चले कि हमारी कोर कंपिटेंसी इज इवन बेटर देन द कोर कंपिटेंसीज ऑफ द कंपेटिटर्स, तो देन दैट कोर कंपिटेंसी वुड गिव अस द ग्राउंड फॉर कंपेटिटिव एडवांटेज. और फिर आगे चलकर हमें इस बात की जरूरत पड़ती है कि हम अपने कंपेटिटिव एडवांटेज को सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज में वो कन्वर्ट कर सकें. राइट? सो इस सारे मामले में जहां जहां पर भी ह्यूमन एलिमेंट का जिक्र, तज़किरा और रोल होगा,
वहां पर एचआर का कंट्रीब्यूशन वो आ जाएगा। Therefore, दोबारा से एक मरतबा डेफिनेशन देखिए, द कंपनीज लॉन्ग टर्म प्लान फॉर हाउ इट विल बैलेंस इट्स इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस विद इट्स एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू मेंटेन द कंपेटिटिव एडवांटेज। ओके, नाउ HR managers today are more involved in gathering information and then partnering with their top managers in both designing and implementing their company strategies. ठीक है, so HR people are working as strategic partners with the top management. So top management wants to see precisely how the HR managers plans will make the company more valuable. Okay, एक एग्जांपल के तौर पर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है that they need to go for a joint venture or a merger or an acquisition or strategic alliance or backward forward integration. ठीक है, डिफरेंट तरह की स्ट्रेटेजीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सो अगर इन स्ट्रेटेजीज में से कोई भी स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन की है तो हम ये देखेंगे कि उस स्ट्रेटेजी को कारामद बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। ठीक है, सपोज अगर एक बिगर बैंक एक स्मॉलर बैंक को एक्वायर कर रहा है तो उसमें सिर्फ बैंक का नाम एक्वायर नहीं होता, बैंक के फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्वायर नहीं होते, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जितने लोग उस बैंक के साथ वाबस्ता हैं उन सब का क्या होगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी प्राइवेटाइज हो रही है, अगर कोई कंपनी पब्लिसाइज हो रही है, तो इन तमाम सिचुएशंस के अंदर यह बात देखी जाती है, यह बात समझी जाती है कि उस तमाम स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन के दौरान ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर किस किस्म के असरात वो मुरतब हो रहे होंगे। अब एचआर की परफॉर्मेंस को अगर आपने कैलकुलेट करना हो कि एचआर डिपार्टमेंट किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस हमें शो कर रहा है, तो उस मकसद के लिए हम कुछ क्वांटिटेटिव नंबर्स वो कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज आप किसी भी चीज को तब तक इवेल्युएट नहीं कर सकते जब तक आप उसको मेजर ना कर सको। सो मेजरिंग थिंग्स क्वांटिटेटिवली इज द फर्स्ट स्टेप टू इवेल्युएट एनीथिंग। देयरफॉर हम एचआर के बहुत सारे जो क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं उनको क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं व्हिच इज नोन एज एचआर मैट्रिसेस। एचआर मैट्रिसेस हमारे पास बहुत सारी हैं, जिसमें से चंद मैट्रिसेस फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे यहां पर डिस्कस करूंगा, जिसमें हम न्यूमेरिकली समझेंगे कि एचआर की परफॉर्मेंस को कैसे कैलकुलेट, एचआर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को कैसे कैलकुलेट वो किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट या इंट्रोडक्शन टू एचआरएम के लेवल के ऊपर इन फॉर्मूलाज को आपने सिर्फ फॉर्मूला की हद तक समझना है, इनको अप्लाई करना, कैलकुलेट करना, ये इंशाल्लाह आप जब एडवांस कोर्सेज में एचआरएम की स्पेशलाइजेशन में आओगे वहां पर हम आपसे इनको इसके एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ एचआर परफॉर्मेंस एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट एब्सेंस रेट। ठीक है, आपने किसी कंपनी, फैक्ट्री, कारखाने का एब्सेंस रेट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा number of days absent in month divided by average number of employees during month into number of work days into 100। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टिपिकल सा फॉर्मूला आ गया एब्सेंस रेट को कैलकुलेट करने का। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉस्ट पर हायर कैलकुलेट करना है कि एक बंदे को हायर करने के लिए कितनी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है, तो कॉस्ट पर हायर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा एडवर्टाइजिंग प्लस एजेंसी फीस प्लस एम्प्लॉइज रेफरल्स प्लस ट्रेवल कॉस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स एंड स्टाफ प्लस रीलोकेशन कॉस्ट्स प्लस रिक्रूटर पे एंड बेनिफिट्स एंड दिस ऑल इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हायर्स। तो हमारे पास कॉस्ट पर हायर का एक एवरेज फॉर्मूला, एक एवरेज आउटकम वो आ जाएगा। लाइकवाइज बेटा, अगर आपको कैलकुलेट करना है हेल्थ केयर कॉस्ट्स पर एम्प्लॉइज, तो उस केस में टोटल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉइज इज द सिंपल फॉर्मूला, जिससे कि हम हेल्थ केयर कॉस्ट पर एम्प्लॉय कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन फॉर्मूला से जो हमें क्वांटिटेटिव नंबर्स मिलते हैं वो नंबर्स एक्चुअली हमें
बेस प्रोवाइड करते हैं टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट। लाइकवाइज एचआर एक्सपेंस फैक्टर देखिए, एचआर एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन देयर इज ह्यूमन कैपिटल आरओआई। एज आई टोल्ड यू कि हम ह्यूमन कैपिटल का जब वर्ड यूज करेंगे तो उस वक्त हम ह्यूमन को एज अ कॉस्ट ट्रीट नहीं करते हैं, हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव को एज इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। और अगर ह्यूमन एज एन इन्वेस्टमेंट हम पिक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें कुछ रिटर्न भी मिलेगा। So that is the reason it is said human capital return on investment. ROI stands for return on investment. Now, if you have to calculate human capital return on investment, so its formula would be revenue minus operating expense minus compensation cost plus benefit cost divided by compensation cost plus benefit cost. ठीक है? इसी तरह, if we need to calculate human capital value added, तो ह्यूमन कैपिटल वैल्यू एडिड का फॉर्मूला होगा रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कंपनसेशन कॉस्ट प्लस बेनिफिट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एफटीई, एंड एफटीई स्टैंड्स फॉर फुल टाइम एम्प्लॉइज। ठीक है बेटा? तो यहां पर आपकी बुक में आपके ऑथर गैरी डेस्लर ने डिफरेंट आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं कि किन तरीकों से आप एचआर मैट्रिसेस कैलकुलेट करते हो, और ये एचआर मैट्रिसेस आगे चलकर एचआर स्कोर कार्ड और ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कोर कार्ड और डैशबोर्ड्स आप बनाओगे उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन वो दे रहे होंगे। Likewise, there is revenue factor, then there is time to fill. You can talk about training investment factor, you can talk about turnover costs, you can talk about turnover rate, you can talk about workers compensation cost per employee। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल हैं, और उन बहुत सारे फॉर्मूलाज में से चंद एक एग्जांपल के तौर पर आपकी बुक में डिस्कस वो किए गए हैं। Now we're going to calculate the HR scorecard। ठीक है? HR scorecard एक मेथड है जिसके जरिए हम जो एचआर मैट्रिसेस से नंबर्स हमारे पास आए होंगे, उन नंबर से एचआर के कंट्रीब्यूशन को जो कि ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में कैलकुलेट किया जाएगा वो कैलकुलेट करते हैं। सो एचआर स्कोर कार्ड शोज द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स और मैट्रिसेस द फर्म यूजेस टू मेजर एचआर एक्टिविटीज। ठीक है? मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि किसी भी चीज को इवैल्यूएट करने के लिए हमें उसको क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट वो करना पड़ता है। तो हमने जो एचआर से रिलेटेड क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव्स थे उनको नाम दे दिया मैट्रिसेस का। सेकंड पॉइंट इन एचआर स्कोर कार्ड इज measures the employee behaviors resulting from these activities, and the third aspect is in HR scorecard measures the strategically relevant organizational outcomes of those employee behaviors। ठीक है? तो फिर हम ये देखते हैं कि HR डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हमें रिसीव हो रहा है क्वांटिटेटिवली स्कोर कार्ड्स की शक्ल में, मैट्रिसेस की शक्ल में, वो ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल कैसे सपोर्ट और प्रमोट वो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम्स को अचीव करने के लिए क्या एम्प्लॉइज के जो बिहेवियर्स हैं, एम्प्लॉइज का जो कंडक्ट है वो इन अलाइनमेंट है या इन अलाइनमेंट नहीं है। The next topic we are going to talk about is high performance work systems। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स को हम कहते हैं जो एक इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेहतर परफॉर्म वो कर रहे हों। सो बेनिफिट्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम आर नंबर 1 कि जब एक हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम डेवलप किया गया तो इट कैन जनरेट मोर जॉब एप्लीकेंट्स। हर किसी की कोशिश होगी, तमन्ना होगी कि वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन करे। नंबर 2 स्क्रीन कैंडिडेट्स मोर इफेक्टिवली। नंबर 3 प्रोवाइड मोर एंड बेटर ट्रेनिंग। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स में जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट की जाती हैं वो एक इंडस्ट्री की बेस्ट रन प्रैक्टिसेस होती हैं। इसी तरह लिंक पे मोर एक्सप्लिसिटली टू परफॉर्मेंस, देन प्रोवाइड अ सेफर वर्क एनवायरनमेंट। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम की। प्रोड्यूस मोर क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स पर पोजीशन। मोर एम्प्लॉइज आर हायर्ड बेस्ड ऑन वैलिडेटेड सिलेक्शन टेस्ट्स। ठीक है? जो हमने टेस्ट कंडक्ट करने हैं वो भी आपके बेस्ट रन टेस्ट होंगे एक इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में। प्रोवाइड मोर आवर्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉइज एंड हायर परसेंटेजेस ऑफ एम्प्लॉइज रिसीव्ड
रेगुलर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। ओके, तो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स की, एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज आर लिंक्ड विद एचआर पर्सपेक्टिव्स। इन द मॉडर्न वर्ल्ड जब हम एक एचआर मैनेजर की बात करते हैं तो द एचआर मैनेजर शुड हैव द फॉलोइंग प्रोफिशिएंसीज। ठीक है, यहां पर दो एक्सप्रेशंस को समझ लीजिएगा, वन इज कंपिटेंसीज एंड अदर इज प्रोफिशिएंसीज। कंपिटेंसी का मतलब है कि आपके पास सलाहियत क्या है, आप किस काम को करने के लिए कंपिटेंट हो, जबकि प्रोफिशिएंसी का मतलब यह होता है कि आप उस कंपिटेंसी को एग्जीक्यूट भी कर सको। So if you are able to execute the competency, so that would be translated in the terms of proficiency. Okay? So in the modern world, when we talk about HR managers' proficiencies, so these proficiencies would come into play. The proficiencies are HR proficiencies, business proficiencies, leadership proficiencies, and obviously then there is learning proficiencies. Irzada is giving a comment that examples of the formulas should be given. बेटा examples इसकी जो है they are very complicated. The reason being कि हमारे पास जो डेटा सोर्स होता है, आपको फिर उस डेटा सोर्स को कंप्लीटली समझना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से या जो ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स हैं उनमें से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो। ओके, सो दोज एक्सट्रैक्शंस ऑफ द डेटा एस्पेक्ट आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो आपकी बुक में और डिस्कशन के अंदर हमें सिर्फ फॉर्मूलाज को देखना है कि हाउ द फॉर्मूलाज इन एचआर मैट्रिसेस आर डेवलप्ड एंड कैलकुलेटेड। उसकी जो डिटेल्स हैं, उसकी जो इंप्लीकेशंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एज सच योर सिलेबस। इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड तो ऑब्वियसली हम उसको सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर आप उसको फ्यूचर में कैरी ऑन करना चाहो इस फील्ड को, एचआर की फील्ड को, तो यू नीड टू ज्वाइन द एचआर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। उसमें आपको उसकी इंप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। So coming back to the proficiencies part, HR proficiencies, business proficiencies, leadership proficiencies, and learning proficiencies are the aspects we need to focus upon. और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज जूम ग्रुप चैट में वो पूछ लीजिए। जब हम HR proficiencies की बात करते हैं तो आपके पास कंपिटेंसी ऑफ HR भी होनी चाहिए, और आप उस कंपिटेंसी को एग्जीक्यूट भी कर सको एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे कि एचआर फंक्शनैलिटीज, एचआर की स्टाफ पर्सपेक्टिव्स, उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, टॉप मैनेजमेंट के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे शो की जाती है। सो एचआर पर्सपेक्टिव में जितनी भी एचआर की फंक्शनैलिटीज होंगी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, इन तमाम के ऊपर आपको अबूर हासिल होना चाहिए। The second proficiency is business proficiency, and the business proficiency is talking about कि आपको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजी इंप्लीकेशंस, ऑब्जेक्टिव डिजाइनिंग, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स, इन तमाम चीजों के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी हो, और आप उन तमाम चीजों को ब्रूएकार लाते हुए ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस सजेस्ट भी कर सको। Third proficiency required from the HR managers is leadership proficiency, जिसमें कि आप दूसरे डिपार्टमेंट के लाइन मैनेजर्स को भी एडवाइस और सजेस्ट करते हो that how to lead and how to control। ठीक है, इसी तरह लर्निंग प्रोफिशिएंसी में आपको ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट करना होगा एक ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस में। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास एक टिपिकल एंड टेक्निकल एक्सप्रेशन आता है, और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग हो। अब ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग से क्या मुराद है कि वहां पर क्रिएटिविटी और इनोवेशन की फिजा हो, वहां पर एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग हो,
वहां पर एक दूसरे को सपोर्ट एंड प्रमोट किया जाए, एक दूसरे के न्यू आइडियाज को वेलकम किया जाए। वहां पर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिस एनवायरनमेंट में लोग अपने आप को डेवलप कर सके, कैरियर प्रोग्रेशन हो, लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोमोटेबिलिटी वो बेहतर से बेहतर हो। सो ये तमाम चीजें आपकी लर्निंग प्रोफिशिएंसीज के साथ एसोसिएटेड हैं। सो 4 तरह की प्रोफिशिएंसीज हमने देखी, जिसमें एचआर प्रोफिशिएंसीज, business proficiencies, leadership proficiencies, and obviously there are learning proficiencies as well. इसके साथ फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन के तौर पर your author is talking about the employment laws. सेकेंड चैप्टर में हम एम्प्लॉयमेंट लॉज को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पर उसने सिर्फ आपको एक रेफरेंस दिया हुआ है कि एचआर मैनेजर को अपने एम्प्लॉयमेंट लॉज के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए, जिसमें के इक्वल एम्प्लॉयमेंट के लॉज हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के लॉज हैं, लेबर लॉज हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन का होना और इनकी प्रैक्टिकलिटी को जानना ये एचआर मैनेजर के लिए जरूरी होगा। Then your book is talking about the HR and technology. और यहां पर याद रखिएगा कि when we use the word technology, it means the set of tools and techniques. So benefits of technological implications for HR, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। It is said that intranet based employee portals, ठीक है, जिस तरह आपके MIS systems होते हैं, उसी तरह आपके इंटरनेट बेस्ड एम्प्लॉय पोर्टल्स थ्रू विच एम्प्लॉइज कैन सेल्फ सर्विस एचआर ट्रांजैक्शंस। एचआर से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सारे का सारा आपका उन पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल होगा, और आप एचआर से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस हैं उनको ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड एम्प्लॉय जो आपके वर्क स्टेशंस हैं वहां से आप ऑपरेट कर सकोगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर्स staffed with HR specialists, that is another support जो modern world में बहुत ज्यादा active है। इसी तरह increased efficiency of HR operations, the development of data warehouses of HR related information, and obviously the ability to outsource HR activities to specialist service providers। इन तमाम कामों के लिए आपको HR and technological collaboration की जरूरत वो होगी। So that basically concludes our first introductory lecture, जिसमें हमने जो major topics discuss किए उनको एक recap कर लीजिए। We talked about management processes, human resource management aspects की definition और उसकी contribution. Then we talked about authority, line manager, staff manager, line authority, implied authority. We discussed functional control. Then afterwards, we talked about globalization, human capital, उसकी definition और involvement, strategy और human capital की उसके साथ association. Then we talked about matrices, HR scorecard, and towards the end, we talked about outsourcing aspects. और outsourcing के हवाले से याद रखिएगा कि जैसा भी हमने टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखा कि आउटसोर्सिंग के केस में बाज औकात नीड बेस्ड एचआर की जो फंक्शनैलिटीज हैं वो डिपार्टमेंट के इन हाउस परफॉर्म करने की बजाय आप आउटसोर्स कर देते हो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को जो कि स्पेशलिस्ट होती है उस काम को परफॉर्म करने के लिए, उनको सपुर्द कर देते हो। ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट इफेक्टिवली और बेहतर सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एज कंपेयर टू कि आप उन एक्टिविटीज को खुद से वो परफॉर्म करो। और जब हम आउटसोर्सिंग की बात करेंगे तो एचआर फंक्शनैलिटी से रिलेटेड यू कैन आउटसोर्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, you can outsource training and development, you can outsource performance appraisal, you can outsource compensation and benefits procedures। तो आप किसी भी एक्टिविटी को आउटसोर्स कर सकते हो बेस्ड अपॉन कि आपके पास उस एक्टिविटी को आउटसोर्स करने की जस्टिफिकेशन वो क्या है। राइट डियर, यहां तक हमारा चैप्टर डिस्कशन वो कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट चैप्टर से अपना आगाज करेंगे। मीनवाइल
आपके जितने भी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए काइंडली नेक्स्ट जूम मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर फॉर दिस सेशन।